हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन जेईई मेन 2023 8 अप्रैल शिफ्ट 2 के फिजिक्स पेपर का। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके स्पीड सॉल्यूशन के बारे में। अगर पेपर की फिजिक्स के पेपर के एनालिसिस की बात की जाए तो बच्चों पेपर जो था एक्चुअली था हलवा, एकदम हलवा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो फॉर्मूला बेस्ड, थ्योरी बेस्ड और आपके जो क्लास नोट्स होंगे उस पर बेस जा रहे हैं। तो जिन बच्चों के आगे जो भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं वो बच्चे अपने क्लास नोट्स आगे देख के जाएं और अपने जो होमवर्क वाला पार्ट है और जो आपको क्वेश्चंस क्लास में कराए गए हैं उनको जरूर देख के जाएं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन मिल रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट सीधे हम बढ़ते हैं अपने स्पीड सोल्यूशन की तरफ और देखते हैं हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आए। पेपर एक बार डिस्कस करने के बाद आप खुद बताइएगा कि पेपर कैसा लगा आपको। ठीक है, चलो भाई, तो हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में 8 अप्रैल शिफ्ट 2 के फिजिक्स पेपर के स्पीड सॉल्यूशन के बारे में और एक एक करके करते हैं भैया क्वेश्चंस को सॉल्व। पहला क्वेश्चन ये है हमारा, दिस बिलोंग्स टू एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या क्वेश्चन है देखिए, क्या बोल रहा है, द फेजर ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एज शोन इन द फिगर। द SHM हैज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द फेजर लाइज along the line OP. At any time t further projection of the phasor along y-axis is given to us. क्या बोला देखो यहाँ पर, ये एक फेजर है जो कि क्या कर रहा है, जो कि अलॉन्ग दिस सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है और इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखी ओमेगा एट टाइम t इक्वल टू 0 पे यहाँ पर है। जनरल टाइम टी पे बताना है इसका हमको क्या होगा वाई एक्सिस में प्रोजेक्शन। तो भाई अगर ओमेगा से घूम रहा है तो टी टाइम में कितना घूम जाएगा, ये ओमेगा टी मुँह कर जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा, है ना, यहाँ कहीं। तो ये कितना मुँह कर जाएगा ओमेगा टी, ये एंगल कितना हमारा ओमेगा टी, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा हमारा थीटा प्लस ओमेगा टी। हमको वाई एक्सिस में चाहिए इसका प्रोजेक्शन कितना आएगा, देखिए ये आर है तो वाई एक्सिस में से कितना आएगा प्रोजेक्शन आर साइन थीटा आएगा, थीटा कितना है थीटा प्लस ओमेगा टी 30 प्लस ओमेगा टी, तो आर साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री 30 मतलब π/6। तो वाई एक्सिस में जो इसका आएगा प्रोजेक्शन क्या बन जाएगा हमारा y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस π/6। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा इस केस में, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एकदम ही हलवा था कि नहीं था, है कि नहीं। चलो भाई सिंपल सा भाई, हमें बस करना था यहाँ पर टी टाइम पे इसका चेक करना था कितना मूव कर जाएगा, इसके बाद वाई एक्सिस में इसका लिखना था प्रोजेक्शन कि हमारा क्या आएगा प्रोजेक्शन। सिंपल, खत्म कहानी। नेक्स्ट कहानी देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ एट डिस्टेंस h फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ हैज एंगुलर मोमेंटम l, देन द सेम सैटेलाइट एट ए डिस्टेंस 10 टाइम्स h है ना, 10 टाइम्स ऑफ h विल बी हैविंग एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अर्थ के सेंटर से h हाइट पर यहाँ पर क्या है, अर्थ के सेंटर से, सरफेस से नहीं है सेंटर से ना, h दूरी पर क्या है कि एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम को दे रखा है l। जब ये डिस्टेंस 10h हो जाती है तब हमसे पूछ रहा है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा हम जानते हैं। देखो इस केस में कि ये v स्पीड से मूव कर रही है तो v स्पीड कितना आता है, v इक्वल टू आता है रूट के अंदर gm/r आता है, जहाँ r क्या होती है इसके अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस। यहाँ पे r कितना है भैया हमारा h है, ठीक है। तो ये होगी स्पीड, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा mvr, है ना, तो एंगुलर मोमेंटम होगा l इक्वल टू बनेगा mv इंटू r होगा। तो m है ये अर्थ का मास है ना, अर्थ का मास me कर देना me gme है ना। तो अगर बात करें इस केस में तो m इंटू वी कितना बनेगा gme डिवाइड बाई r कितना है h इंटू h कर देंगे। तो एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा हमारा l आ जाएगा m इंटू कितना आ जाएगा रूट के अंदर g इंटू me इंटू h, है ना। ये है हमारा एंगुलर मोमेंटम। जब हाइट कितनी हो जाती है 10h हो जाती है तब एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा l डैश कितना बनेगा भाई m इंटू रूट के अंदर g इंटू me इंटू 10h हो जाएगा। तो अब जो एंगुलर मोमेंटम है l डैश कितना है रूट 10 टाइम्स ऑफ l के बराबर है ना। हमसे ये पूछ रहा है कि जब अर्थ के सेंटर से क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी 10h, तब क्या होगा इसका एंगुलर मोमेंटम, तो रूट 10 टाइम्स हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा इस केस में रूट 10l। सिंपल, आपको क्या है बस पता होना चाहिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, देन बेस्ड ऑन दैट यू कैन फाइंड द एंगुलर मोमेंटम, है कि नहीं है। चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, काइनेमैटिक्स से बिलोंग करता है। क्या क्वेश्चन देखिए भाई, ये प्रोजेक्टाइल लॉन्च ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस फॉलोज द ट्रैजेक्टरी गिवन बाय दिस, ठीक है भाई, वेयर वाई एक्सिस इज इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन एंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल हमको निकालना है। तो देखो भाई अगर बात हम करें y इक्वल टू कितना है हमारे यहाँ पे x माइनस x²/20। हम जानते हैं कि अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से लॉन्च करते हैं, बना दे रहा हूँ एक बार, u स्पीड से थीटा एंगल पर, तो इस केस में इसका जो आती है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कितनी आती है, y इक्वल टू आती है x tan थीटा
माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर बाई 2u² कॉस स्क्वायर थीटा आती है। भाई आपको तो ये फॉर्मूला याद होगा। इसका एक और फॉर्मूला बनता है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 - x बाई आर, उससे भी कर सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों को करा दें कंपेयर, मैच कराओ, तो यहाँ से क्या दिख रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा भैया, सिंपलेस्ट फॉर्म कर रहा हूँ 1, तो थीटा कितना बनेगा 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ पोजीशन तो हमारा कितना है 45 डिग्री है। और यहाँ पे इसको मैच कराएं तो ये नंबर किसके बराबर है हमारा, ये 1/20 के बराबर है। तो देखिए g/2u² कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कितना है हमारा 1/20। ये इससे उड़ेगा तो ये बनेगा 10 और जी हम यहाँ पे कितना 10 ले रहे हैं। तो u cos स्क्वायर थीटा, u cos स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर बन जाएगा ना, क्यों, ये 10 है, ये 10 है। तो u cos थीटा यहाँ से कितना आ गया हमारा, दैट इज इक्वल टू 10। अच्छा u cos थीटा को मिल गया, देखो यहाँ पर, क्योंकि थीटा 45 है, थीटा क्या है 45, तो ये आएगा हमारा u cos थीटा, ये आएगा हमारा u sin थीटा। क्योंकि थीटा 45 है तो tan थीटा 1 होगा, तो जो u cos थीटा होगा, जो u cos थीटा की वैल्यू होगी वही u sin थीटा की वैल्यू होगी। तो अगर हमको यहाँ पे मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई, यहाँ पर हमको चाहिए होगा इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी, u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g लगा देंगे, फॉर्मूला खट से मिल जाएगा। तो हमको u sin थीटा चाहिए था, वो मिल गया अपन को यहाँ से। तो मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी इस केस में, देखा जाए h max कितनी आएगी, देखो यहाँ पर u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g आ जाएगी। तो u sin थीटा किसके बराबर है, u cos थीटा के बराबर है, कितना बन गया 10 का स्क्वायर बाई 20, कितना जाएगा 5 मीटर, है ना। सिंपल आंसर क्या बन जाएगा इसके से हमारा 5 मीटर विल बी द आंसर। हमें कुछ नहीं करना था, बस वहाँ से हमने जो इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी उससे इसको करा दिया कंपेयर, एंड बेस्ड ऑन दैट वी फाइंड द फॉर्मूला। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ भाई अगर हम बात करें इस केस में, हमसे बोला अलग अलग, ये तो क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक सिंपल आपको एनसीईआरटी का याद करने वाला क्वेश्चन है, और वैसे भी आप किसी कितनी वेवलेंथ होती है। तो अगर हम बात करें इंफ्रारेड और इंफ्रारेड माइक्रोवेव रेडियो वेव में, तो इनका लैम्डा तो क्या होता है, इनका लैम्डा बहुत हाई होता है। लैम्डा हाई होता है तो इनकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, लेस। जिसकी फ्रिक्वेंसी, जिसका लैम्डा कम होगा उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी और उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो इनका हम जानते हैं माइक्रोवेव और रेडियो वेव का जो वेवलेंथ होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा होती है, इस वजह से इनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, तो इनकी एनर्जी तो बहुत ही कम होगी। और इंफ्रारेड और एक्सरे में, तो एक्सरे की हम जानते हैं एक्सरे की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इंफ्रारेड। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा इस केस में, एक्सरे विल बी द आंसर। ठीक है ना, क्योंकि सबसे कम वेवलेंथ एक्सरे की होगी, तो मतलब सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंसी है वो एक्सरे की होगी, इस वजह से सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, एक्सरे की होगी। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए ब्लॉक इज मूविंग विद स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर मूविंग 20 सेंटीमीटर ओवर द रफ सरफेस, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। देखो भाई इस क्वेश्चन को अपन क्या यहाँ पर बात करें तो बहुत रेस कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं, है ना, और सिंपल अगर बात करें तो सिंपल फार्मूला भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कहानी क्या बोल रहा है, ये m मास का ब्लॉक है, m मास का ब्लॉक है, ये इनिशियली क्या है 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, और ये क्या है d डिस्टेंस चलकर, d डिस्टेंस d कितना हुआ 20 सेंटीमीटर चलकर रुक जाता है। तो हमसे पूछ रहा है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू बताओ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब ये मूव करेगा तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, कितना म्यू इंटू n, n कितना होगा mg नीचे n ऊपर, तो n कितना हो गया mg, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू mg पीछे की तरफ, है ना। इसकी वजह से अगर बात हम करें तो इसका एक डी एक्सेलरेशन आएगा, कितने का आएगा, डी एक्सेलरेशन आएगा म्यू जी का। तो देखो कहानी क्या है यहाँ पे इस केस में, जब ये बॉडी मूव कर रही है तो इसका डी है एक्सेलरेशन कितने का है, म्यू जी का, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 1 और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0। बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, सो वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कितना आएगा v इक्वल टू u प्लस at, इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते थे, v इक्वल टू u प्लस at, है ना। अच्छा डिस्टेंस रखिए ना, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। डिस्टेंस रखिए तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल स्पीड कितनी है 0, इनिशियल स्पीड कितनी है v लिखते हैं, बाद में नंबर पुट कर देंगे ना, v का स्क्वायर प्लस 2 है, a कितना है माइनस म्यू जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक माइनस साइन आ जाएगा, म्यू जी डिस्टेंस कितनी है d डिस्टेंस चलकर रुक जाता है। ठीक है ना, नंबर सभी आखिरी पुट कर देंगे। तो म्यू चाहिए अपन को यहाँ से, तो म्यू कितना बन जाएगा हमारा v स्क्वायर बाई 2gd, है ना, सीधा वैल्यू पुट देंगे आंसर। v कितना है हमारा 1, 2 कितना है 2, g कितना है हमारा 10 और d कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर में 20/10, सॉरी 100, है ना। क्या बन गया, ये इससे उड़ गया, ये इससे उड़ गया, कितना बन गया 1/4 आ गया, मतलब 0.25, है ना, 0.25। ये हमारा क्या होगा, म्यू की वैल्यू 0.25 होगी।
चाहे तो आप इससे भी लिख सकते थे क्या, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है ना, एक लाइन में, ठीक है। बट अपन ने एकदम आसान तरीके से किया बच्चों को समझ में आने के लिए। चलो भाई नेक्स्ट देखो कहानी क्या है। वी कैन गेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वी कैन गेट एक्सेलरेशन फ्रॉम, तो यहाँ पे स्टेटमेंट में दे रखे हैं। देखिए भाई हमसे क्या बोल रहा है कि अगर हम बात करें, हमको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है, AT ग्राफ दे रखा है, तो हमको क्या यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। देखो भाई क्या है, अगर यहाँ पे बात की जाए हमें AT ग्राफ दे रखा है तो हम क्या इससे फाइंड कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो वी कैन एक्चुअली, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा कैन लिखा है ना, वी कैन। अगर हमें मान लो एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम रखा है तो वहाँ से हमको उसको करेंगे डिफरेंशिएट तो मिल जाएगा वेलोसिटी, उसको करेंगे डिफरेंशिएट तो मिल जाएगा हमको क्या, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। बट हमें इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी दी होनी चाहिए, तब हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे लगता है कहने का चाहता है, क्वेश्चन में कहने का चाहता है कि जैसे हम दो फॉर्मेट बोलते हैं ना कि एरिया अंडर द कर्व से फाइंड कर सकते हैं या फिर स्लोप से, उसके टर्म में अगर बात हम करें, उसके टर्म में अगर बात की जाए कि हमें AT ग्राफ दे रखा है तो उसके स्लोप से हमें क्या मिल जाता है भाई, अगर बात करें उसका स्लोप क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, और उसका एरिया अंडर द कर्व क्या देता है हमको, चेंज इन वेलोसिटी, है ना। अगर इसके टर्म में बात करें, जो क्वेश्चन कहना चाहता है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि स्लोप और एरिया अंडर द कर्व के बारे में बात करके बताइए क्वेश्चन, है ना। तो फिर हम क्या है यहाँ पे उस टर्म में अगर बात करें जिस टर्म में क्वेश्चन बनाया गया है, तो उस टर्म में अगर बात की जाए तो हम यहाँ से क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट को फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका एरिया हमको चेंज इन वेलोसिटी देगा और इसका जो स्लोप है वो क्या देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जिस तरह से अगर ये क्वेश्चन फ्रेम में करके बनाया गया होगा बाय द एग्जामिनर, उसके टर्म में बात की जाए, सो वी कैन गेट एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यस। VT ग्राफ का स्लोप क्या देता है अपन को जानते हैं, हमें देता है एक्सेलरेशन, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है, तो ना। तो अगर बात करें तो स्टेटमेंट 1 जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गलत, जबकि स्टेटमेंट 2 क्या होगा हमारा, वो हो जाएगा सही। तो हमारा क्या बन जाएगा आंसर इस केस में, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डन है बेटा। चलो भैया नेक्स्ट देखो कहानी क्या बोल रहा है। ओ हो देखो एक और सिंपल क्वेश्चन मिल गया। क्या बोल रहा है भाई, फाइंड द स्पीड ऑफ द कंडक्टर इफ द EMF जनरेटेड अक्रॉस इट्स एंड इज 0.08। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये एक कंडक्टर वायर है जो कि मूव कर रहा है आगे की तरफ v स्पीड से, तो इसके एंड के अक्रॉस EMF कितना जनरेट होगा हम जानते हैं, BVL। सीधा फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ खट से। EMF कितना है, दे रखा है 0.08, B कितना है 0.4 टेस्ला, V हमसे पूछ रहा है L कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर, कितना आएगा 0.1 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा भैया, तो ये इससे उड़ जाएगा, ये इससे उड़ जाएगा, यहाँ उड़ जाएगा, V कितना आएगा, सीधा आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। बताओ ऐसा क्वेश्चन सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, एकदम ही हलवा पेपर आया था। मैंने बोला था ना आपको, क्या आंसर है, 2 मीटर पर सेकंड विल बी द आंसर। बताओ खटाखट क्वेश्चन हो रहा है। Which of the following expression gives the acceleration due to gravity g dash at a height h above the surface of earth? r जहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ, है ना। हमको जनरल फॉर्मूला बताना है। देखिए यहाँ पर कि अर्थ के सरफेस से h हाइट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी g डैश वैल्यू है और अर्थ के सरफेस कितनी है, g की वैल्यू है। तो हम बात करें कि हमारा फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ देखता हूँ मैं, तो हम अर्थ के सरफेस पे लिखें अगर वैल्यू तो कितनी होती है, अर्थ के सरफेस g होता है gm/r का स्क्वायर, जहाँ पे m क्या है, मास ऑफ द अर्थ, r क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, g डैश क्या बनेगा, gm डिवाइड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर, है ना। अगर व्हेन h इज मच लेस देन r तो ये फॉर्मूला हम जानते हैं क्या बन जाता है, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, g1 माइनस 2h बाई r बन जाता है ना, व्हेन h इज मच लेस देन r। बट हमसे ये नहीं बोला कि भाई h इज मच लेस देन r, हमको जनरल केस बताना है ना। जनरल केस बताना है तो देखो यहाँ पर एक काम करो, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई मारा, आर स्क्वायर से डिवाइड, ये क्या बन गया हमारा, ये लिखा हुआ है जी, तो बन गया है जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। हमारा ये क्या है, जनरल फॉर्मेट बन जाएगा इस केस के लिए, है ना। जनरल फॉर्मेट क्या है हमारा, जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का स्क्वायर, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा बी। यहाँ पे एच कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अगर एच इज मच लेस देन आर तो उस केस में ये केस हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा, बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बॉडी ऑफ मास 5 kg हैज़ अ लीनियर मोमेंटम, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg है, लीनियर मोमेंटम कितना है हमारा 100 kg मीटर पर सेकेंड, एंड एक्टेड अपॉन बाई ए फोर्स ऑफ 2 न्यूटन फॉर 2 सेकेंड, देन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो इस क्वेश्चन को बहुत तरह से कर सकते हैं, एम्पस मोमेंटम थ्योरम से भी कर सकते हैं, और आप चाहो तो उसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं ना, और इसको सिंपल क्या है, v इक्वल टू जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उससे भी कर सकते हैं हमारा, ठीक है ना। अच्छा तो अगर बात हम करें, देखो यहाँ पे हम लगाते हैं सबसे शॉर्टेस्ट या खट से एक लाइन में, क्या
कि भाई हम लगाते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, वहाँ से निकाल लेते हैं इसका फाइनल मोमेंटम, खत्म। देखो अभी जानते हैं क्या होता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है भैया, कि इम्पल्स होता है जे चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है ना। और जे इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी होता है। यहाँ पे एफ क्योंकि कांस्टेंट है तो क्या बन जाएगा, एफ इंटू टी बन जाएगा, है ना। तो एफ कितना है हमारा 2 न्यूटन, टी कितना है 2 सेकंड, तो जे हमारा इम्पल्स कितना है यहाँ पर 4 यूनिट्स, न्यूटन सेकंड कर दो ना, ठीक है। इज इक्वल टू, हाँ भाई फाइनल मोमेंटम हमें पता नहीं है, फाइंड करना है। इनिशियली कितना है हमारा, इनिशियली करना है 100 हमारा किलोग्राम मीटर पर सेकंड है ना। तो यहाँ से जो फाइनल मोमेंटम आ जाएगा कितना जाएगा हमारा 104 है ना किलोग्राम मीटर पर सेकंड। हमसे क्या बोल रहा है इस केस में, बताओ भाई कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होगा भैया, के फाइनल माइनस के इनिशियल क्या होगा, ऐसे लिखो पी फाइनल का स्क्वायर बाई 2m माइनस पी इनिशियल का स्क्वायर बाई 2m, ठीक है भाई। तो 1/2m कॉमन आ गया, क्या बन गया, पी फाइनल का स्क्वायर माइनस पी इनिशियल का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, m कितना है, m में दे रखा है ना, m 5 kg है। तो देखो भाई कहानी कितना बन जाएगा, फटाफट लाइन देखो यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूँ तो 1 आ गया 10 इज इक्वल टू क्या बन गया, ये बन गया 4 इंटू 204 है ना, 4 इंटू 204 बस सीधा वैल्यू आ गया। तो कितना बन गया, ये 4 चौका 16, 4 दूना 8 डिवाइड बाई 10, तो बन गया 81.6 क्या निकालना था अपन को, काइनेटिक एनर्जी ना, जूल, ठीक है भाई, सिंपल। तो कुछ नहीं किया अपन ने यहाँ पे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगा के फाइनल मोमेंटम निकाल लिया, और फाइनल मोमेंटम निकालने के बाद दिस सिंपल क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला चाहिए, तो भैया पी फाइनल का स्क्वायर बाई सॉरी मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल लगा दिया, सिंपल ना, 10 है भैया। हाँ भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो एकदम ही भाई सिंपल क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन आपने पक्का ही क्या किया होगा अपने, जो आपने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। तो भाई क्या हमको यहाँ पे एक सर्किट दे रखा है और हमको बताना है इस केस में क्या कि ए और बी के क्रॉस कितना होगा रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस। तो क्या ये लगा हमारा क्या, शॉर्ट सर्किट कर दिया इसको हमने यहाँ से। तो अगर हम बात करें इस केस में तो यहाँ पे कहानी क्या आएगी, देखो यहाँ पे तरीका सुनिए। अगर एक मतलब आसान तरीका बता रहा हूँ, ये हमारा क्या है, इसको लगा दो बैटरी समझाने के लिए ना, 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी भाई, ये 0 पोटेंशियल पर है, देखो हमारा ये कितने पर है, 0 पर, ये 0 पर तो ये भी 0 पर, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हुआ है तो ये भी कितने पर होगा हमारा, 0 पर होगा, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट हमारे कितने पर है, V पर है, ये V पर है तो ये भी कितने पर होगा हमारा, V पर होगा। और आप ध्यान से देखो तो V और 0 के बीच में एक बैटरी लगी हुई है, सॉरी एक रजिस्टर लगा हुआ है, V और 0 के बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है, V और 0 के बीच में रजिस्टर लगा हुआ है ना। तो तीनों रजिस्टर जो है आपस में क्या है, दूसरे के पैरेलल हैं। तो कैसे बनेंगे, ये बनेगा हमारा 20, ये बनेगा हमारा 20 और ये हमारा कितना बनेगा 10, ठीक है ना। तो नेट रेजिस्टेंस लिखा जाए तो ये 20 ओम है, ये 20 ओम है, ये कितना हमारा 10 ओम है। कितना आ जाएगा इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस, 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/10, कितना आ जाएगा 1/R, ये बनेगा 1/10, तो 1/10 प्लस 1/10 बनेगा 1/5, तो R यहाँ से कितना आ जाएगा भैया 5 ओम आ जाएगा, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा हमारा इस केस में, सीधा 5 ओम। कंडक्टिंग वायर की वजह से क्या हो जाएंगे, ये सेम पोटेंशियल पे जाएगा, डन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ भाई देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 5 × 10⁻⁹ कूलम वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 50 वोल्ट। बताओ क्या ही क्वेश्चन है ये, हद होगी भाई, इतना सिंपल क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, ये हमें पॉइंट चार्ज रखा है, इससे कितनी दूरी पर जो होगा पोटेंशियल 50 वोल्ट होगा, हद होगी भाई। सीधा फॉर्मूला लगाओ, V इक्वल टू कितना आएगा, KQ/R, सीधा फॉर्मूला है। तो इतना ही क्या ही क्वेश्चन है, बताओ ये V कितना है 50 वोल्ट। क्लास 12th में जब बोर्ड पेपर होता है तब ऐसा एक नंबर क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्शन है। तो K कितना है हमारा 9 × 10⁻9 और Q कितना है हमारा रखा है 5 × 10⁻⁹, 5 × 10⁻⁹ डिवाइड बाई R। हाँ भाई तो ये तो इससे गया और ये इससे कितना गया, ये बन गया हमारा 10। तो लिखा जाए R कितना बनेगा हमारा 9/10 मीटर, तो कितना बन जाएगा हमारा, ये सेंटीमीटर में चाहिए ना, तो कितना जाएगा हमारा ये 90 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या बन जाएगा भैया हमारा 90 सेंटीमीटर। क्या ही क्वेश्चन था ये, है ना। ऐसा क्वेश्चन था JMS में आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन था, है कि नहीं है। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। हाँ भाई क्या बोल रहा है था, द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर, स्टेटमेंट में रखा है, क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। सही स्टेटमेंट है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट तो हमारा क्या होता है, टेम्परेरी मैग्नेट होता है, और इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं, जिससे कि क्या जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाए और जल्दी से क्या हो जाए, डीमैग्नेटाइज हो जाए। तो ये तो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, सही है। फिर क्या बोल रहा है स्टेटमेंट 2 में, सॉफ्ट आयरन हैज़ लोअर परमेबिलिटी एंड हाई रिटेंटिविटी। गलत है ये,
जो सॉफ्ट आयरन है ऑब्वियस सी बात है इनकी जो परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, ऑब्वियस सी बात है ये होते हैं हमारे क्या फेरोमैग्नेट्स, है ना। इनकी परमेबिलिटी बहुत हाई होती है, और अगर बात करें इसकी जो रिटेन करने की एबिलिटी है, रिटेंटिविटी, वो क्या होती है, बहुत ही लेस होती है, जिससे जल्दी से मेटाइज हो जाए और जल्दी से डीमेटाइज हो जाता है। तो स्टेटमेंट 2 हमारा क्या है, गलत है। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। तो हमारा बी क्या बन जाएगा इस केस में, आंसर बन जाएगा इसका। सिंपल क्वेश्चन था भाई। चलो जरा देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई। आओ हो कम्युनिकेशन सिस्टम का एक क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एन एंटीना ऑफ लेंथ एल इमिट्स रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा, द पावर इमिटेड बाय द एंटीना इज प्रोपोर्शनल टू। देखो इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन ही बनते हैं, और ये डायरेक्ट क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि पावर जो होती है वो हमारी क्या होती है, एल बाई लैम्डा के स्क्वायर की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। आपने गारंटी ये पढ़ा होगा ना, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा क्या है क्लास में करा जाता है। बताओ इतना क्वेश्चन है। तो आंसर क्या बनेगा, सीधा हमारा ए बन जाएगा आंसर। क्या, पावर जो होती है हमारी क्या होती है, एल बाई लैम्डा स्क्वायर की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो। ओके एक और देखो भी क्या बोल रहे हैं। कॉर्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 27 डिग्री सेल्सियस एंड 127 डिग्री सेल्सियस परफॉर्म्स ए 2 किलो जूल ऑफ वर्क, द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इज इक्वल टू। देखिए भाई ये क्वेश्चन भी कहाँ, ये क्वेश्चन कहाँ से बिलोंग करता है, हमारा थर्मोडायनेमिक्स से। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखो हमसे क्या बोल रहे हैं, हमको दे रखा है कॉर्नोट इंजन 27 डिग्री सेल्सियस और 127 डिग्री सेल्सियस के बीच में काम कर रहा है, और कितना वर्क करता है, इतना वर्क करता है। ठीक है भाई। तो इस केस में कितनी हीटें करेगा रिजेक्ट। तो एक बार फटाफट देखो बनाया था, हम जानते हैं कि एक बार 2 मिनट को खटाखट बनाता हूँ ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा हायर टेम्परेचर है, ये है हमारा कॉर्नोट इंजन, और ये लोअर टेम्परेचर है। यहाँ से ये Q1 हीट ले रहा है, और यहाँ पे क्या है Q2 हीट दे रहा है, और W वर्क कर रहा है परफॉर्म, है ना। ये हायर टेम्परेचर होता है, ये हम जानते हैं क्या होता है, लोअर टेम्परेचर होता है। तो हम इफिशियंसी, इसको बोल दो T1, इसको बोल दो T2। तो इफिशियंसी क्या आती है, हम जानते हैं कितनी आती है, 1 - T2/T1 आती है। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, इसने कितना % वर्क को क्या कर दिया है, कितने % हीट को वर्क में कर दिया है कन्वर्ट, है ना। तो कितनी आएगी यहाँ पर देखो, यहाँ पे 1 - T2/T1 आ जाएगी। तो 1 - T2 कितना है, 300/400 कैलोरी में लिखा है, कितना बन जाएगा ये 1/4। तो इसकी इफिशियंसी 1/4 है। मतलब क्या है कि इसने टोटल हीट के कितने % को क्या किया, वर्क में किया है कन्वर्ट। तो इसने जो टोटल हीट के कितने % को किया है वर्क में कन्वर्ट, 25% को। तो यहाँ से देखो भाई, इसको गिवन हीट कितनी मिल जाएगी, यहाँ से निकालो गिवन हीट जो आ जाएगी Q1, वो कितनी आ जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ वर्क डन। कितनी आ गई हमारी, 8 किलो जूल की इसको हमने हीट क्या यहाँ से इसने रिसीव की थी हायर टेम्परेचर से, जिसमें से इसने 2 किलो जूल वर्क किया है। तो कितनी हीट जो होगी क्या करेगा, ये करेगा रिजेक्ट। Q2 है, Q2 कितनी आ जाएगी, Q2 वहाँ से कितना आ जाएगा भैया, Q2 निकाला ना। Q2 कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, Q1 माइनस W कितना आ जाएगा, 8 किलो जूल माइनस 2 किलो जूल। आंसर क्या बन जाएगा हमारा, 6 किलो जूल विल बी द आंसर। ठीक है ना। सिंपल हमने कुछ नहीं करना था, मैंने आपको इतने लंबा चौड़ा करके दिखाया है, बट एक लाइन में खर्च हो जाएगा। सिंपल निकाला इफिशियंसी का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे टोटल हीट जो दी गई उसका कितना टाइम जिसने वर्क किया है, वहाँ से निकालिए टोटल हीट गिवन पता है, उसमें से कितना वर्क किया पता है, बाकी रिमेनिंग पार्ट कहाँ जाएगा, दैट विल बी गोइंग टू द हीट रिजेक्टेड, सीधा, है ना। चलिए भाई आंसर क्या बन जाएगा हमारा, 6 किलो जूल विल बी द आंसर। डन है। चलो दिखाओ रहा है, सिंपली क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। इन YDAC एक्सपेरिमेंट, वेव ऑप्टिक्स से बिलोंग करता है क्वेश्चन भाई। फ्रिंज विड्थ इज 2 mm, ओके फाइन, व्हेन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूजेस 400 नैनोमीटर। फाइंड द फ्रिंज विड्थ इन मिलीमीटर व्हेन वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 600 नैनोमीटर। बताओ क्या ही बोले इस क्वेश्चन को। आपके जो होते होंगे ना, क्या बोलते हैं, मॉक टेस्ट क्लासेस में, इससे आसान क्वेश्चन जो है, मतलब इससे भी आसान क्वेश्चन तो आते नहीं होंगे, इतने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर हम बात करें, देखो सीधा फॉर्मूला बेस, हम जानते हैं फ्रिंज विड्थ क्या होती है, बीटा इक्वल टू होता है d λ/d, है ना। तो हमें दे रखा है कि फ्रिंज विड्थ कितनी है, 2 mm है, जब वेवलेंथ कितना है, 400 नैनोमीटर। इक्वेशन नंबर 1। जब फ्रिंज विड्थ बतानी है, जब क्या हम यहाँ पे 600 नैनोमीटर यूज़ करेंगे, मान लेते हैं कितनी होती है, बीटा हो जाती है, तो यहाँ पे स्मॉल डी आएगा ना, स्मॉल d/d इंटू कितना आएगा, 600 ना, 600 कितना आएगा, 600। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को मारो डिवाइड, ये गया इससे, कितना बन गया, 2 mm बीटा इक्वल टू क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा 0 से 0 गया, ये बन गया 2/3, तो 2/3, तो यहाँ से उड़ जाएगा ये, तो बीटा कितना बन जाएगा हमारा, 3 mm, सीधा आंसर एक लाइन में। ठीक है भाई। तो जब हम यहाँ पे 600 नैनोमीटर का यूज़ करेंगे क्या, वेवलेंथ ऑफ लाइट, इन दैट कंडीशन द फ्रिंज विड्थ विल बी 3 mm। ठीक है भैया, सिंपल क्वेश्चन था, सीधा फॉर्मूला लगाओ, खटाखट आंसर पाओ। नेक्स्ट दिखाओ क्या बोल रहा है।
द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन्स कैरी करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज इन एन एमेजन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है ना, ठीक है भाई, गिवन बाय x बाय 20, ठीक है, फॉर एन हाइड्रोजन लाइक एटम, देन वैल्यू ऑफ x। तो सीधा ये भी क्या है, फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन है हमारा एटॉमिक फिजिक्स का। और बात करें, देखो यहाँ पे बामर लाइन क्या होती है हमारी, ये बनी हुई थी, ये n1 है, ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है, ये n इक्वल टू 4। बामर लाइन कहाँ से कहाँ होती है भाई, हायर से आएगा, कहाँ पे 2 में आएगा। तो ये हमारी फर्स्ट बामर लाइन है, फर्स्ट, ये हमारी कौन सी है, सेकंड बामर लाइन है। फर्स्ट में क्या होगा, 3 से 2 में आएगा, सेकंड में क्या होगा, 4 से 2 में आएगा। तो अगर हम इसकी लिखें वेवलेंथ, तो 1 बाई लेमडा 1 है ना, लेमडा 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट वाली बामर लाइन है ना, इक्वल टू क्या बनेगा, आर जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई कितना आएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। कितना बनेगा ये, 1 बाई लेमडा 1 इक्वल टू आ गया कितना, आर जेड स्क्वायर, ये बन गया हमारा कितना, 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9, कितना बनेगा ये, लिखता हूँ एक बार, 1 बाई लेमडा 1 5 आर जेड जेड स्क्वायर बाई 36 आएगा ना, तो लेमडा 1 के बन गया हमारा 36 बाई 5 आर जेड स्क्वायर, है ना, फर्स्ट बामर लाइन की वेवलेंथ। ऐसे ही 1 बाई लेमडा 2 क्या बनेगा, आर जेड स्क्वायर 1 बाई कहाँ से कहाँ में आएगा, 2 में आएगा और 4 से आएगा ना, 4 का आ जाएगा, क्या बनेगा, आर जेड स्क्वायर 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 16। तो लेमडा 2 क्या बन गया इस केस में, सीधा आर जेड स्क्वायर, ऊपर आएगा 12, नीचे क्या आएगा 4 इंटू 16, सही है, ऐसे मिल गया, उड़ा दो एक बार, ये आ गया 3, तो क्या बन गया हमारा लेमडा 2 आ गया कितना, 16 बाई 3 आर जेड स्क्वायर है, ये बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमसे पूछ रहा है क्या इनका बताना है अपन को, रेशियो मारो डिवाइड, लेमडा 1 बाई लेमडा 2 बोलो कितना आएगा, आर जेड स्क्वायर तोड़ गया, 36 बाई 5 डिवाइड बाई 16 इधर है 3 है ना, सही है ना, 36 बाई 5 है, ये लिखा कितना 16 बाई 3 आर जेड, तो ऊपर जाएगा कितना हमारा, ऊपर जाएगा 3, है ना, कितना बन जाएगा, जो भी हमारा आ जाए वो हमारा आंसर यहाँ पर, ठीक है ना। कितना जाएगा, कुछ उड़ रहा है क्या, उड़ रहा है कुछ नहीं उड़ा, x बाई 20 बता रहा है ना अपन को 2 यहाँ पे, तो कितना बनेगा, ये हमारा बनेगा कितने उड़ेगा, ये उड़ेगा हमारा 4 से, ये बनेगा 9, कितना बनेगा 27 बाई 20। तो हमसे क्या बोल रहा था भाई, x बाई 20 आ रहा है, तो x की वैल्यू बताओ, तो x कितना बनेगा हमारा 27 बन जाएगा ना, x क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर, x इक्वल टू कितना बनेगा 27। कुछ नहीं किया अपन ने, बस सीधा फॉर्मूला लगाया और बस खटाखट क्या है, लेमडा 1 लेमडा 2 की निकाली और वहीं पर क्या है, इन दोनों की वैल्यूज़ को डिवाइड मार दिया और एक लाइन में खटाखट क्या, सीधा आंसर। नेक्स्ट ये लोग एक और आगे भाई साहब, देखो मतलब कितने आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, मतलब हद हो गई। इन द गिवन डायग्राम इमेज फॉर्म्स एट द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इनसाइड द मीडियम ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट P। हाँ भाई, हमको यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे क्या है एयर है और यहाँ पे क्या है म्यू मीडियम है, हमको बताना है इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी। तो लगा दो, क्या बोलते हैं यहाँ पर फॉर्मूला, क्या बनेगा μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू क्या बनेगा μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई आर। साइन कन्वेंशन के साथ लगाएंगे। μ2 क्या है, रिफ्लेक्शन के बाद जब हो रहा है, तो जब रिफ्लेक्शन के बाद का जो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है कितना है हमारा 1.5। वी क्या है हमारा, वी क्या है हमारा +15। कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे ना, लाइट रे से आ रही है, तो इस केस में इसके आगे जितनी डिस्टेंस सब कैसी होंगी पॉजिटिव, है ना, ठीक है। तो कितना बनेगा हमारा ये 15 +15 है ना, माइनस μ1 क्या है, μ1 है ना, μ1 कितना हमारा 1 है ना। u क्या है, हमको u पता नहीं, u निकालना है ना, तो ऐसे छोड़ दिया अपने इसको u। अच्छा बराबर μ2 माइनस μ1 बाई आर। μ2 कितना है 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाई आर कितना है हमारा, r जो है हमारा +30 इधर की तरफ आ रहा है ना, तो +30 कितना बन गया, ये बन गया हमारा 1/10 है ना, बन गया 1/10 माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू क्या बन गया, ये कितना आएगा हमारा, ये बनेगा 0.5, इसको ये तो 0.5 बाई 60, तो क्या बनेगा 0.5 बाई 1/60 बन जाएगा ना, 1/60 इसको ले आओ, कितना बनेगा 1/10 माइनस 1/60 इज इक्वल टू कितना बन गया 1 बाई यू। तो सॉल्व करो, यहाँ पे ऊपर कर दो 6 से मल्टीप्लाई, ये बनेगा 60, क्या बन जाएगा हमारा 5/60, तो 1 बाई यू कितना बन गया, यू आ गया हमारे यहाँ से कितना +12 सेंटीमीटर है ना। तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगी कितनी आ जाएगी +12 सेंटीमीटर। यहाँ से इधर आएगा, ऑब्जेक्ट कैसा होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है, +12 आ रहा है ना, इधर होता है तो माइनस आता हो तो कैसा होता है, रियल होता, ठीक है भाई। तो आंसर क्या बन जाएगा इस केस में
प्लस 12 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखो ये भैया क्या क्वेश्चन है। ओके, मैच द कॉलम विद कॉलम 2। हाँ भाई, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू क्या नाम इसका यूनिट डायमेंशन। हाँ भैया फटाफट बताओ जरा डायमेंशन बोला, अब ये तो कर ही सकता है, मतलब क्या ही करना है इसको, बताओ क्या करना है, बकवास क्वेश्चन है। टॉर्क बोलो क्या आएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस ml स्क्वायर टी की पावर -2। ये तो मत ही बोलो कितना होगा ना, ml स्क्वायर टी की पावर -2 है ना, जो एनर्जी का होता है भाई इसका होता है खत्म। स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया क्या है भैया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या होगा ml t -2 डिवाइड बाई ए, सॉरी ए कर रहा हूँ, एल स्क्वायर कितना बन गया ml -1 t -2, ठीक है ना, ml -1 t -2। कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। देखो भाई एक्स पाई एफ इक्वल टू क्या है 6 पाई नीटा आर भी होता है ना, यहाँ से निकाल लो, नीटा क्या बन गया एफ बाई डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए है ना, फिर भी लिख दो 6 पाई आर वी। एम एल टी -2 फोर्स हो गया, नीचे क्या बन गया एल और एल टी -1, तो एल से एक एल गया और टी -t कितना बन गया एम एल -1 t -1 है ना। ये हमारा क्या है, किसकी बन गई, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, ml -1 t -1। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो वो पोटेंशियल ग्रेडियंट dv/dx क्या होता है E के बराबर है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में बात हम करते हैं तो क्या होता है भाई हमारा, वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो ग्रेडियंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। बात हो रही है किसकी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की हो रही है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो ग्रेडियंट है किसके बराबर होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड के बराबर होगा है ना, जो कि क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आसान भाषा में। तो जो कि कितना आता है भाई आसान भाषा में अगर बात करें तो आता है जो होता है हमारा क्या, जो कि होता है एक्सेलरेशन ही होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, एक्सेलरेशन ही होता है, तो उससे क्या आएगा LT -2, ठीक है ना, LT -2। चाहे तो यहाँ से निकाल भी सकते हो भाई, जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, F = mg कर लो, एक्सेलरेशन ही होता है, LT -2 आ जाएगा है ना। कहाँ लिखा है तो क्या बनेगा m0 LT -2। अब तो मैच करा लो यार, कौन ए का बी का सी ऐसे करा लो क्या है ना, वो तो कर सकते हैं खुद से ही। चलो भाई खत्म। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल भाई एट इट सेंटर एंड ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू ब्ला 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 कहानी है। बताओ ये क्वेश्चन क्या है, पिछले जो हमारा जनवरी अटेम्प्ट में था उसमें भी बहुत बार आया था क्वेश्चन ये, और ये हो सकता है आगे की शिफ्ट में आपको क्वेश्चन दिखाई दे। क्या बोला है, देखो यहाँ पर ये एक रिंग है, रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है, करंट आई पास होकर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड है B1 कितनी होगी μ0/2 I/R। इसके सेंटर से R दूरी पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दूरी आ रहा है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B2 मान लो है ना, यहाँ पॉइंट P है, यहाँ कितना है B2, तो B2 में लिखना है B2 कितना होगा, देखो B कितना होगा एक्सिस से R दूरी पर कितना होता है μ/4 पाई I × 2 पाई R स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 होता है ना, ये होता है। x की जगह क्या पुट कर दो, R पुट कर दो, क्या बनेगा μ0/4 पाई I × जहाँ तो उड़ा दो उसको ना, क्या बन गया, उड़ाने पे क्या बन जाएगा, देखो हमेशा फॉर्मूला इस तरह से याद रखोगे तो कभी भूलोगे नहीं ना, μ0/2 है ना, यहाँ 2 हो जाएगा, R स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है ना, 2R स्क्वायर बन जाएगा, इसकी पावर 3/2 कितना बन गया μ0/2 इंटू ऊपर लिखा है R, नीचे क्या लिखा है 2√2 इंटू R³ बन जाएगा, ये इससे उड़ जाएगा, क्या बनेगा μ0/2 1/2√2 इंटू R है ना, एक I भी तो होगा, ठीक है। ये हमारा लिखा है B2, क्या लिखा है μ0/2 I/R इंटू क्या नीचे लिखा हुआ है 2√2 लिखा हुआ है, सिंपल फॉर्मूला है, खट से सीधा वैल्यू डिवाइड मार दो कितना बना B1/B2 कितना बनेगा 2√2 जो कि कितना बनेगा √8। हमसे बोला √x रेशियो बना रहा है, x कितना होगा हमारा इस केस में, x विल बी इक्वल टू कितना होगा हमारा, जय श्री राम है ना। नेक्स्ट 8 होगा, x इक्वल टू कितना होगा भैया 8। नेक्स्ट ओके, आखिरी क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर ऑफ 6 पिकोफैरेड कैपेसिटर चार्ज एट 50 वोल्ट and once connected with another 600 पिकोफैरेड अनचार्ज कैपेसिटर। तो क्या क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पर एक ये है हमारा 600 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है, इसको हमने पहले V वोल्ट से चार्ज किया, ठीक है भाई, और C मान लो, फर्क C मान लो, बाद में सारी वाली बातें पुट कर देंगे, ठीक है ना, C है। तो इसके अक्रॉस कितनी एनर्जी स्टोर होगी, ½ CV², यहाँ कितना चार्ज आएगा
प्लस सी वी, यहाँ कितना चार्ज देगा माइनस सी वी, है ना, सी पता है वी भी पता है, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। बाद में क्या किया, इस बैटरी को हटा दिया यहाँ से, है ना, बैटरी को यहाँ से हटा दिया बैटरी को हटा दिया यहाँ से, और चार्ज करने के बाद इसको यहाँ हटा दिया चार्ज करने के बाद। अब ये बचा प्लस सी वी माइनस सी वी, जो कि हमारा चार्ज इस पर। इसके बाद क्या किया अपन ने, इसको यहाँ पर इस वाले भाई साहब को एक हमने क्या कर दिया, दूसरे कैपेसिटर के साथ, आइडेंटिकल कैपेसिटर है उसके साथ ले जाके जोड़ दिया, ठीक है। इस पर चार्ज कितना था, प्लस क्यू नॉट था माइनस क्यू नॉट था। इस पर कितना चार्ज था, 0 0। अभी तक तो जोड़ा नहीं है, अभी जोड़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे हम स्विच ऑन कर देंगे, दोनों को पकड़ के जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद क्या होगा, देखो ऑब्वियसली बात, दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में, है ना, दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, दोनों पे चार्ज क्या हो जाएगा, सेम, दोनों में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और क्योंकि कैपेसिटेंस सेम है, इस वजह से चार्ज भी सेम हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, इस वजह से चार्ज भी सेम हो जाएगा, है ना। तो अगर हम बात करें इस केस में, बाद में क्या हो जाएगा, बाद में इन दोनों पर पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा, और क्योंकि कैपेसिटेंस सेम है, इस वजह से क्या होगा, चार्ज भी सेम हो जाएगा। तो चार्ज जो है दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा। चाहे तो आप यहाँ से निकाल भी सकते हो, मान लेते हैं VDH पोटेंशियल हो गया है, तो इसके बाद निकाला जाता है यहाँ से, यहाँ पे दोनों पे चार्ज जो है, दोनों के प्लेट पे चार्ज इसके बराबर कर दो, खत्म, उससे निकल आएगा सीधा। आसान, देखो भाषा में दोनों पे चार्ज क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, CV/2, यहाँ माइनस CV/2, यहाँ कितना बनेगा, प्लस CV/2 माइनस CV/2। आधा आधा क्यों, क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, ठीक है ना। वरना अगर रैंडम होते कैपेसिटेंस, तो वहाँ पे आप कैसे निकालते हैं, इसके क्रॉस टोटल चार्ज जो होगा, इसके क्रॉस भी सेम होगा, और दोनों के क्रॉस यहाँ पर पोटेंशियल सेम होगा, वहाँ से निकालते थे, ठीक है। बस इतना करने की जरूरत नहीं है, इतनी आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, इतना करना ही क्या। तो अब जो है इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल हो गया, V/2 हो गया है, तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो U इनिशियल पोटेंशियल कितनी थी हमारी, हाफ CV², C पता है, V पता है, फाइनल कितनी हो गई है, हाफ CV/2 का स्क्वायर, कितनी हो गई है, हाफ CV²/4 आएगा ना। तो चेंज पूछ रहा है अपन से, इसका मतलब टोटल का 4 होगी, चेंज कितना बनेगा, डेल्टा U इनिशियल माइनस U फाइनल, तो हाफ CV² माइनस हाफ CV² का 1/4 है ये, तो क्या बनेगा, 3/4 इंटू हाफ CV², है ना, कितना बन गया, 3/8 CV²। बस वैल्यू पुट करनी है अपन को यहाँ पर ना, इधर लिखते हैं ना, क्योंकि CV यहाँ पे दिया हुआ है, 3/8 CV², आंसर आ गया हमारा। कितना बन जाएगा, 3/8 लिखा, C लिखा, C कितना है, 600 पिकोफैराड 10⁻12, V कितना है हमारा, 50 × 50, ठीक है भैया। इसको आप सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे हमारा आंसर क्या है, जूल में सीधा मिल जाएगा। मुझे लगता है सॉल्व करने पर आई थिंक कितना आता है, 0.56 माइक्रो जूल आता है ना। सॉल्व करें ना, सॉल्व कर सकते हो। तो भैया ये था हमारा क्या JEE मेन 2023 8 अप्रैल शिफ्ट 2 के फिजिक्स पेपर का स्पीड सोल्यूशन। पेपर बहुत ज़्यादा सिंपल था, आपने खुद ही देखा कि एकदम कैसे क्वेश्चन खड़ा कर देखे लाइन में हो रहे हैं, और मतलब इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो बोर्ड के पेपर में आते हैं ना, इतना सिंपल पेपर था ये। तो भाई जिन बच्चों को आगे शिफ्ट लगी हुई है वो लोग क्या है इन क्वेश्चन को करके जाएं, और जो उनकी आगे शिफ्ट लगी हुई है वो इस तरह क्वेश्चन क्या है प्रैक्टिस भी कर लें, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।